नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे Q&A सेशन 5 में या एपिसोड नंबर 5 में। लेकिन आज आपके क्वेश्चंस लेने से पहले हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है इससे आपको ये समझेगा कि हम किधर हमारे डाइट में हमारे जो हैबिट्स हैं, हमारे जो आदतें हैं, वहां पर हम गलत जा रहे हैं शुरुआत से ही। देखिए, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली इस बारे में है कि किस तरह से एक हेल्दी इंडिविजुअल, एक नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल डायबिटिक हो जाता है या फिर ओबीज हो जाता है। तो देखिए, इसे समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे खाने पीने में हमारा हम जो भी कुछ खा रहे हैं, घर का खाना हो या बाहर का हो, कोई भी हम खाना ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या पोषण है या क्या क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स है। तो देखिए, जो हमारा फूड है उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसको हम लोग मोस्टली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब क्या? बड़ा, ठीक है, जो कि एक मेजर न्यूट्रिएंट है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट एक होता है, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो काफी कम हमारे शरीर को रिक्वायर्ड होता है, उसमें कोई ज्यादा एनर्जी भी नहीं होती, एनर्जी होती ही नहीं, मतलब कैलोरीज ही नहीं होती है, पर हमारे बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट में अगर मैं देखूं तो विटामिन डी हो गया, विटामिन बी12 हो गया, या फिर कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सेलेनियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। अब इसके अलावा जैसे मैंने आपसे पहले कहा मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट मेनली 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपने सुना होगा, इसको नॉर्मली हम ग्लूकोज या शक्कर भी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के भी अलग अलग प्रकार है, लेकिन हम उतने डीप में नहीं जाएंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। लेकिन अभी आप समझिए कि कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है जिसमें 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी होती है। वही दूसरा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसे बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन आपने सुना होगा, अक्सर लोग जो सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, प्रोटीन के सप्लीमेंट जो मसल वगैरह बिल्ड करना चाहते हैं, इवन हमारे फूड्स में भी बहुत सारे फूड्स में प्रोटीन पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्ट हो गया, या फिर मीट प्रोडक्ट हो गया, एग्स हो गए, इवन वेजिटेरियंस में दालें हो गई, या फिर सोयाबीन है, या फिर पनीर है, तो इसमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरीज होती है। वही जो तीसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है फैट। अब देखिए, फैट मोस्टली नेचर में प्रोटीन के साथ पाया जाता है। तो अगर एग्स है, या फिर मीट प्रोडक्ट है, या फिर मिल्क प्रोडक्ट है, इन सब में प्रोटीन के साथ साथ फैट ज्यादा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होता है, जैसे एग्स में तो होता ही नहीं है, या फिर इवन मीट प्रोडक्ट में होता ही नहीं है। हाँ, कुछ जो वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है उनमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, जैसे कि दाल या चना। ठीक है, तो इनमें आपको प्रोटीन के साथ मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगी, लेकिन फैट फिर उसमें थोड़ा कम होगा। तो कुल मिला के, अच्छा एक चीज और, जो फैट है, फैट के 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज होती है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है हमने फैट को, या फिर जो अमेरिकन जो थॉट प्रोसेस है या फिर जो स्टडीज है उनमें इसीलिए फैट को विलन बनाया गया क्योंकि कैलोरीज जो है वो फैट में ज्यादा पाई जाती है। तो एक बेसिक कंसेप्ट ये है लोगों का या इवन डाइटिशियंस का कि अगर आपके जो रिक्वायर्ड कैलोरीज है, अगर मान लीजिए आपको 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और अगर आपके रिक्वायर्ड कैलोरी से आप ज्यादा ले रहे हैं तो आपका वजन बढ़ेगा। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं कि फैट आप कम लीजिए, क्योंकि उसमें 1 ग्राम फैट में ही 9 किलो कैलोरी है, और वही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में जो है 4-4 किलो कैलोरीज है। तो हम इस पर आएंगे आगे कि इस तरह से फैट को विलन बनाया गया। इनफैक्ट ये भी बोला गया कि फैट जो है वो हार्ट डिजीज के लिए काफी कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे इसी वीडियो में, तो आप इस वीडियो में बने रहें। अब देखिए कैसा है, अगर हम इसको समझे, जैसे आपको अभी क्लियर तो हुआ होगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, और इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ज्यादा पाया जाता है। अब हम थोड़े समय को जो मैक्रो न्यूट्रिएंट में जो फैट और प्रोटीन था और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो भी कुछ था उसको साइड में रखते हैं और सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। तो देखिए, जो हमारा फूड है, जैसे अगर आप हमारा थाली जैसे सजा लेते हैं इंडियन थाली, तो उसमें क्या क्या ज्यादा पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब हम लोग जो लेते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो है रोटी, चावल, दालें और सब्जी। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन करी ले लेगा सब्जी की जगह। ठीक है, तो इसमें भी जो अगर आप जैसे रोटी लेते हैं तो रोटी में 100 ग्राम जो व्हीट का हम बनाते हैं रोटी, गेहूं का जो रोटी बनता है उसमें 100 ग्राम में 60 ग्राम शक्कर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है।
और ये आप सोचेंगे कि भाई ये जो रोटी है, मैं कह रहा हूं कि शक्कर है, तो रोटी तो मीठा नहीं होता, तो ये कैसे मैं कह रहा हूं कि इसमें शक्कर है। पर एक्चुअल में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है, या फिर ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं वो फीका शक्कर है या फिर स्टार्च है, ठीक है, उसे स्टार्च कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में। तो रोटी में 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि आपके ब्लड शुगर को सीधा स्पाइक अप करता है। अब वही अगर आप चावल ले लें, तो चावल जो अनकुक्ड चावल होता है उसमें 100 ग्राम में 80 ग्राम जो है 80 ग्राम शक्कर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। और उसी को आप पका लेते हैं तो वो पानी क्योंकि सोख लेता है चावल, तो 100 ग्राम में 30, 35 या 40 ग्राम तक आ जाता है स्टार्च। और वही इसके अलावा जो हमारा होता है दाल, जैसे दाल जो है उसमें भी प्रोटीन तो होता है ज्यादा, लेकिन उसमें भी कार्बोहाइड्रेट लगभग 45 टू 50 ग्राम्स पर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दालों में। और इसके अलावा बचता है सब्जी। अब देखिए सब्जी वैसे अगर आप देखें, जैसे बैंगन हो गया या फिर भिंडी की सब्जी हो गई या कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया, ये सब काफी हेल्दी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता। लेकिन हम जब इसको पका लेते हैं और उसको हम रिफाइंड ऑयल में उसको तलते हैं तो वो अपने आप थोड़ा कई कुछ हद तक अनहेल्दी हो जाता है। प्लस हमारी सब्जियों में हम ज्यादातर जो है वो आलू डाल देते हैं। अगर गोभी और गोभी आलू की सब्जी बन रही है, आलू गोभी की सब्जी बन रही है, तो उसमें आलू ज्यादा होगा और गोभी कम होगा। और ऑब्वियसली बात है कि आलू भी सस्ता होता है तो हम उसको ज्यादा डाल देते हैं। पर बात यह है कि सारे वेजिटेबल्स में 6-7 ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है और उनमें से एक होता है आलू। तो लगभग चारों इंग्रेडिएंट्स हमारे थाली में जो है उनमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर है। अब देखिए ये तो मैं आपको सिर्फ तब कह रहा हूं जब हम लोग घर पे खाना खा रहे हैं। अब मान लीजिए अपनी इवनिंग में भी यही आप लेंगे लगभग, और सुबह जो ब्रेकफास्ट का समय होता है, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट के समय हम क्या लेते हैं, जैसे पोहा हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया या उपमा हो गया, ठीक है, ये सब में भी जो पोहा है वो भी चावल का बनता है, जो इडली डोसा है वो भी चावल के बैटर का बनता है, या फिर जो उपमा वगैरह है ये सब भी अनाजों का ही बनता है। तो इसमें भी जो है कार्बोहाइड्रेट भरपूर है, ठीक है। तो लगभग हर एक चीज में जो भी हम खा पी रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है। तो इसीलिए जो हम कैलोरीज ले रहे हैं, मान लीजिए अगर आप 2000 कैलोरी ले रहे हैं तो लगभग 1500-1600 कैलोरीज तो आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या शक्कर का ही ले रहे हैं। अब होता क्या है, देखिए जब बचपन से ही हमारा डाइट इस प्रकार का होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो, तो होता यह है कि जब कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हम लेते हैं, तो इसको हमको समझना होगा कि ये मेटाबोलाइज कैसे होता है। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट जब आप अंदर ले रहे हैं ये अपने पेट में जा रहा है, मेटाबोलाइज हो रहा है, हमारा जो बॉडी है उससे जो कार्बोहाइड्रेट है उसको एब्सॉर्ब कर रहा है, फिर ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और इससे क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ठीक है। जब ये ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो इस ब्लड शुगर को कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो ये कंट्रोल कहां से होता है, हमारा जो एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज, ठीक है, वहां से एक हार्मोन बाहर निकलता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, जो कि लोग कई बार बाहर से भी लगाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों लगाते हैं। तो इंसुलिन जो है, ये इंसुलिन के प्रेजेंस में जो कार्बोहाइड्रेट या जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड में जो बढ़ा हुआ है, वो बेसिकली इस इंसुलिन के प्रेजेंस में जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है वो अंदर जाता है। इंसुलिन इसका एक गेटवे बनता है और ये जाता है सेल्स के अंदर, ठीक है, कोशिकाओं के अंदर। और ये जो यहाँ पर जो है ग्लूकोज हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमको जो दिन भर का जो हम काम करते हैं, जो भी हम हमारा दिमाग चला रहे हैं, इवन जो हमारे जो ऑर्गन्स का जो मतलब फंक्शंस होता है, हार्ट बीट है, हमारा ब्रेन चल रहा है, जो भी कुछ हमारे बॉडीली फंक्शंस है उसमें कार्बोहाइड्रेट का भी यूज होता है। इसके अलावा हम जो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं या जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक प्राइमरी सोर्स है आपके एनर्जी का। अब होता यह है कि अगर आप सिर्फ बैठे हैं, अगर आपका कोई ज्यादा वर्कआउट नहीं है, आप सिर्फ ऑफिस में जा रहे हैं, सिर्फ दिमाग चलाने वाला आपका काम है, मतलब ज्यादा आपका कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, तो बेसिकली आपको सिर्फ 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, ठीक है, सिर्फ 150 ग्राम पूरे दिन में आपको रिक्वायर्ड है आपके बॉडी के फंक्शंस के लिए, आपको थोड़ा सा आपके एनर्जी के लिए भी, जो भी आप चलते हैं या फिर इवन बैठते हैं अपना दिमाग चलाते हैं, तो उसमें आपको 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। लेकिन
क्योंकि हमारा डाइट में कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा पाया जाता है, तो हम ओवरऑल पूरे दिन भर में लगभग 300, 350, 400 या 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तक भी जाते हैं। मतलब दिन भर में लगभग 70 चम्मच शक्कर हम लोग ले रहे हैं। तो और इसमें कैसा है, अब जैसे मैंने कहा कि 400, 450, 500, तो वो कैसे हुआ भाई? हम जैसे अगर मान लो किसी दिन हम बाहर चले गए, बाहर कोई पार्टी है, तो पार्टी में रोटी की जगह नान आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, जैसे केक है या पेस्ट्री है, ये ले लिया, फिर डेजर्ट्स आएंगे। तो ये सब मोस्टली घरों में कम ही बनता है, कभी कभी बनता है। जब हम बाहर जाते हैं उस दिन जो है हम लोग ये सब चीजें वो ज्यादा मंगाते हैं। तो जब जब हम बाहर जाते हैं तो उस दिन जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो 400, 450 ग्राम होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप जो नॉर्मल स्ट्रीट फूड भी आप ले रहे हैं, मान लीजिए आपने अभी ऑफिस से निकले, अपने फ्रेंड जो अपने कलीग्स हैं या फिर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप गए कहीं स्ट्रीट फूड लेने, तो स्ट्रीट फूड में क्या क्या मिलेगा? वो जैसे पानी पूरी है या फिर वड़ा पाव है या समोसे हैं, ठीक है, या फिर इवन सैंडविच है या फिर नूडल्स है या फिर मोमोज है, ठीक है। और इसके अलावा भेलपुरी, सेवपुरी, ये सब में कार्बोहाइड्रेट भरपूर है, ठीक है। क्योंकि वड़ा पाव है उसमें आलू डालेंगे, उसके जो बड़े में आलू डालेंगे, बाहर वो है बेसन से बनेगा। पाव जो है वो रिफाइंड होता है, तो वो मैदे से बनेगा, ठीक है। इवन जो आपका समोसा होता है वो भी जो है बाहर का जो पार्ट है वो मैदे से बनता है, अंदर जो है वो आलू डालते हैं, तो वो भी पूरा कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है। फिर पानी पूरी में भी जो पूरी है वो भी पूरा मैदे से बनता है, अंदर जो है आलू डालेंगे, पानी तो चलो ठीक है, पर इसके अलावा जो भी उसमें लगभग पानी पूरी में भी हर एक चीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है। इसके बाद जो है मोमोज, जो है बाहर का जो आउटर लेयर है वो बनेगा मैदे से, अंदर का जो पार्ट है अगर चिकन हो या पनीर हो या वेजिटेबल हो वो सब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर जो बाहर का उसका पार्ट है वो बनेगा मैदे से। उसके बाद जो है नूडल्स, वो भी मैदे से बनता है। राइस तो मैंने आपको बताया कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ही होता है। तो लगभग हर एक चीज जो है मार्केट में वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है। अच्छा, एक चीज और इसको आपको समझना होगा कि लगभग हर एक चीज मतलब 99% चीजें मार्केट में वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड क्यों है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सस्ता होता है, ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपको जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट होना चाहिए फूड का वो कम होना चाहिए, और आपको वो बेचते हैं ज्यादा कॉस्ट में और उसको बहुत अट्रैक्टिव करके बेचते हैं। उसमें आपको बहुत टेस्ट आता है, उसमें आपको मजा आता है, पर वो एक्चुअल में उनका जो कॉस्ट है वो काफी कम पड़ता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जो इसमें शुगर है वो कितना सस्ता है, 44 रुपीज। चावल है वो कितना है, 52 रुपीज पर केजी, लेकिन वही पनीर जो है 250 रुपए। अच्छा, जो चिकन है वो भी लगभग 225 रुपए का आता है। तो जो भी ऐसी चीजें जिसमें प्रोटीन और फैट ज्यादा पाया जाता है वो वैसे ही महंगा आता है। और कई बार लोग स्ट्रीट फूड जब जाते हैं उनको सस्ता ऑप्शन चाहिए, तो इसीलिए हर एक चीज को कार्बोहाइड्रेट बेस्ड बनाया गया है। अब देखिए होता क्या है, जब बचपन से ही हम इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट ले रहे हैं, तो जब जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हमारा ग्लूकोज स्पाइक होगा। जब ग्लूकोज स्पाइक होगा तो इंसुलिन भी स्पाइक होगा, क्योंकि उस ग्लूकोज को एडजस्ट करना है, तो वो इंसुलिन तो स्पाइक जो है वो होगा ही। अब होता यह है कि कुछ समय तक तो चलता रहता है। जब आप जैसे अगर आप बच्चे हैं, मान लीजिए बचपन में आपने जो भी अपने टिफिन में लिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैगी हो गया या फिर सैंडविच हो गया या फिर पोहा हो गया या फिर इडली हो गया, ये सब एक बार को चल जाता है। पर कुछ समय के बाद जब आप 25 साल, 30 साल, 35 साल के हो जाते हैं, तो ये जो इंसुलिन है ना, ये इंसुलिन अनप्रोडक्टिव हो जाता है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए आपने कोई जॉब ज्वाइन किया है, ठीक है। आपने शुरुआत में आपको कहा गया कि आपको 8 से 9 घंटे काम करना है, आपने एग्री कर लिया कि हाँ भाई नॉर्मल है, सब जगह ही होता है, 8 से 9 घंटे तो काम करना ही होता है। अब आपको कुछ महीनों के बाद, 3-4 महीनों के बाद ये कहा गया कि अब आपको 8 घंटा या 9 घंटे से नहीं चलेगा, अब आपको 12 घंटे काम करना है, ठीक है। अब यही चीज आपको कुछ समय तक तो आप इसको एक बार फेस कर लोगे कि ठीक है चलो कुछ समय की बात है, 12 घंटे काम करना है। फिर आपको 6 महीने बाद और बोला गया कि भाई आपको 14 घंटे काम करना है। तो क्या होगा, आपका जो माइंड सेट है उसमें डिप्रेशन आपको हो सकता है, आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। मतलब आप जो 8 घंटे में करते थे शायद अब वो आप 14 घंटे में भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि आपकी इसमें प्रोडक्टिविटी घट गई है। अब आप ही का ही काम करने के लिए आपके बॉस को शायद एक और बंदा भी रखना पड़े और आपको भी रखना पड़े।
ठीक है, तो एक ही चीज को काम करने के लिए अब दो लोग लगे हुए हैं। यही चीज हो रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस में। देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, मान लीजिए अगर आपका इंसुलिन जो है वो प्रॉपर है, सेंसिटिव है, अभी तक रेजिस्टेंस आया नहीं है, तो क्या होगा, अगर मान लो सामने एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल है और सामने एक ग्लूकोज है, तो ये एक इंसुलिन का जो मॉलिक्यूल है इसको ग्लूकोज जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझा रहा हूं, बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड है तरीका ये समझाने का, ताकि आपको समझ में आए। साइंटिफिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर इसको अगर हम समझने जाएं तो एक इंसुलिन का मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। और वही जो है, अब क्या होगा, जब जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं अपने डाइट में। तो क्या हो रहा है, अब क्या होगा, जब दो इंसुलिन के मॉलिक्यूल सामने होंगे और एक साथ में यहाँ पे ग्लूकोज होगा, तो ये दो इंसुलिन मिलके एक ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर जैसे जैसे और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, ये तीन जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है वो मिलके ये एक ग्लूकोज जो ये तीन इंसुलिन है वो तीन मिलके एक को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर क्या होगा, चार मिलके फिर एक को एब्जॉर्ब करेंगे। तो उससे होगा क्या, अगर आप ये देखेंगे कि कोई ओबीज है, कोई मोटा है, ठीक है, पर वो डायबिटिक नहीं हुआ है, पर अगर आप उनका इंसुलिन फास्टिंग चेक करेंगे ना तो इंसुलिन उनका बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों, इसीलिए कहते हैं कि जो इंसुलिन है वो एक फैट स्टोरेज हार्मोन है। ठीक है, क्योंकि जब जब इंसुलिन आपका बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, आपके ब्लड में अगर इंसुलिन आपका बढ़ा हुआ रहेगा तो आपका जो फैट है वो बर्न नहीं होगा, आपका सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो एनर्जी आपको मिलेगी वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। देखिए एक और चीज पे हम डिस्कशन करते हैं, एक कंसेप्ट पे मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि ये ही चीज आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए मान लीजिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने दोपहर को आप 2 बजे खा रहे हैं और शाम को आप 8 बजे खा रहे हैं खाना। अब क्या होगा, मान लीजिए आपने 8 बजे खाना खाया, ठीक है, आपको अगले 8 घंटे तक, मतलब सुबह के 4 बजे तक आपको जो है एनर्जी आपके फूड से मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपका जो फैट है वो बर्न होना शुरू होगा, क्योंकि बॉडी के लिए जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो है फैट। ठीक है, जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट के जो स्टोरेज है वो कम हो जाते हैं, खत्म नहीं कहूंगा मैं, कम हो जाते हैं, पर तो क्या होता है, जो आपका फैट का यूजेज है वो होना शुरू हो जाता है। तो रात के मान लीजिए 3-4 बजे या 5 बजे आपका जो बॉडी है उसके जो कार्बोहाइड्रेट के जो स्टोरेज है अब वो कम हो गए हैं और अब आपका बॉडी जो है वो चल रहा है फैट के बेसिस पे। ठीक है, मान लीजिए आप सुबह हो गई 10 बज गए, 9 बज गए, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, ठीक है, उसके बाद आपने सीधा 2 बजे अपना लंच किया, तो आपका जो पूरा बॉडी है वो पिछला 8 घंटे या 10 घंटे चल रहा था सिर्फ फैट पर। तो क्या होगा, आपका फैट बर्निंग होना शुरू हो जाएगा। मतलब शाम के 8 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक तो आपका बॉडी कार्बोहाइड्रेट के बेसिस पे चल रहा था, एनर्जी आपको वहां से आ रही थी, आपके बॉडी के फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट से चल रहे थे, भले ही आप सो ही रहे थे, आपका कैलोरी उस तरह से बर्न नहीं हो रहा था आपके एक्टिविटी के थ्रू, लेकिन आपके जो बॉडी के जो फंक्शन है उससे भी आपका कैलोरी बर्न होता है। तो वो जो कैलोरी जो बर्न हो रहा था वो कार्बोहाइड्रेट से हो रहा था। फिर कुछ समय के बाद आपको फैट का रिक्वायरमेंट आया, क्योंकि अब कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज आपके कम हो गए। उसके बाद फिर आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ठीक है, फिर आपने सीधा लंच लिया, तो क्या होगा, ये पूरा जो समय है आपका बॉडी फैट पर चल रहा है, तब आपका बॉडी का फैट बर्न होगा और आपका वेट लॉस होना शुरू होगा। अब मान लीजिए आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आप ये ब्रेकफास्ट करेंगे तो आपने कार्बोहाइड्रेट वापस लिया अंदर, ठीक है, अपने फूड के थ्रू, तो क्या होगा, आपका जो इंसुलिन है वो वापस से स्पाइक होगा। तो जब इंसुलिन स्पाइक होगा तो आपका जो फैट बर्निंग है वो रुक जाएगा, आपका फैट लॉक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो इंसुलिन है वो एक फैट स्टोरेज हार्मोन है इंसुलिन। ठीक है, अब देखो कैसा है, अब आज के समय हम दिन में 4, 5 या 6 बार खाना खाते हैं। कैसे, सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, फिर 12 बजे कुछ खा लिया, फ्रूट्स ले लिया, भले हमने कुछ 1-2 चिप्स ही खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो हमने खाया, ठीक है। तो हमने सुबह 9 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर 11 या 12 बजे हमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, फिर हमने लंच लिया 2 बजे या 1:30 बजे, उसके बाद हमने इवनिंग स्नैक 5 बजे या 6 बजे लिया, फिर हमने रात के 8 बजे खाना खाया और फिर रात को मिडनाइट स्नैकिंग किया।
अब आपको लगता है कि कभी आपका इंसुलिन जो है वो नॉर्मल स्टेट में रहेगा? रहेगा ही नहीं। तो जब ये नॉर्मल स्टेट में रहेगा ही नहीं तो आपका फैट बर्निंग होगा कैसे? और जब आपका इंसुलिन हमेशा ही स्पाइक्ड अप रहेगा तो इंसुलिन को आपने ज्यादा लंबे समय तक काम पे अगर आप लगाओगे, ठीक है, तो होगा यही कि इंसुलिन में रेजिस्टेंस बिल्टअप होगा। तो जब ये रेजिस्टेंस बिल्टअप होगा तो रेजिस्टेंस एक समय के बाद यहां तक पहुंच जाता है कि अब इंसुलिन कहता है कि भाई मुझे नहीं लेना है और शक्कर अंदर अपने ऑलरेडी इतना सारा सेल में पड़ा हुआ है, आसपास इतना ज्यादा फैट जमा हुआ। अच्छा, ये फैट कहां से है ये बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ये रह गया अभी। तो फैट कहां से है वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन इंसुलिन में जो रेजिस्टेंस वो बिल्ट हो गया है, अब वो शक्कर को अंदर ही नहीं ले पा रहा और जो शक्कर है वो आपके ब्लड में घूम रही है, जिसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये जो फैट है वो कहां से आया? आप देखो कैसा होता है, जब जैसे जैसे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके शरीर में बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका मोटापा भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना इंसुलिन इज अ फैट स्टोरेज हार्मोन। ठीक है, तो ये जो फैट है ये कहां से आया? आपको जो है दिन भर में सिर्फ 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, लेकिन आप कितना ले रहे थे? 300, 350, 400 ग्राम फैट ले रहे, सॉरी कार्बोहाइड्रेट ले रहे थे। तो ये जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं थी, वो कहां गई? वो आपकी बॉडी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये मोटापा जो है वो फैट से नहीं आ रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है। तो यही एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है एक तरह से। मैं कहूं कि ये वैसे इस बारे में हम आगे एक पूरा वीडियो बनने जैसा है कि कहां पर ये प्रॉब्लम हुआ कि अमेरिकन फूड कंपनीज ने रिसर्चर्स को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ किया है जहां पर रिसर्च में ये लाया गया कि कार्बोहाइड्रेट है वो हेल्दी है या कंपेरेटिव टू फैट हेल्दी है और फैट की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 1980s में 1960s में जहां पर जब अमेरिकन फूड कंपनीज या फिर जैसे जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है या फिर जो कॉर्नफ्लेक्स कंपनीज है, जो अभी आपने देखा होगा ना, जो बच्चे सुबह सुबह जो कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं, वो वाली जो कंपनी है, ब्रांड नेम नहीं लूंगा मैं, तो वो वाली कंपनी, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पे जोर दिया कि कार्बोहाइड्रेट को आगे लाओ कि ये हेल्दी है और फैट को विलन बनाओ कि ये अनहेल्दी है। अब इस वजह से क्या हुआ, हमारे जो पूर्वज थे वो कहते थे घी खाओ, घी पियो। ठीक है, भले उधार लेके लेना पड़े घी तो भी लो। तो ये जो कंसेप्ट है हमको अमेरिकन ने पढ़ाकर ये हटा दिया कि भाई ये घी आपको लेने से हार्ट की समस्या होगी। आज के समय वही अमेरिकन जो है क्लेरिफाइड बटर मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, या कोकोनट ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं भर भर के। ठीक है, तो अब उनका कंसेप्ट पूरा चेंज हो गया और हमको कुछ गलत पढ़ा के गए हैं। हालांकि हम इसके बारे में आगे एक और नया वीडियो भी करेंगे, इस पे पूरा एक वीडियो ही बनता है। तो हम इसी पे ही थे कि जो फैट है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है, ना कि फैट से। जो फैट हमारे स्टोरेज हो रहा है ना, और देखिए हमारा जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। आपको अगर याद होगा कोविड के समय, जब कोविड जस्ट आया ही था तो हमको क्या हो गया था, हम लोग सुपरमार्केट्स गए थे और सारा जो फूड प्रोडक्ट था वो सब हमने भर लिया हमारे घर में। क्यों? क्योंकि कल को समझो कोई सप्लाई की प्रॉब्लम हो गई, घर कहीं शॉपिंग मार्ट्स में कहीं पर भी खाना नहीं बचा, तो इसीलिए हमने पहले ही स्टोर कर लिया। उसी तरह से हमारा जो बॉडी है, ये जो कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको फैट के रूप में स्टोर कर लेता है, ये सोचकर कि कभी ये जंगल में फंस गए, कभी इनको खाना नहीं मिला, ठीक है, तो इसी फैट से इनको जिंदा रखेंगे, इसी फैट से इनको एनर्जी देंगे। तो क्या हो गया इसका मतलब, जो फैट है ना वो हमारा सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब आपको आई होप ये समझ में आया कि अगर आपको पतला होना है तो आपको अपने सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज ज्यादा करना है, ना कि फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि है कार्बोहाइड्रेट। और वो कैसे होगा, आपको एलडीसीएफ डाइट जब आप फॉलो करेंगे और आपका जो कार्बोहाइड्रेट आप कम लेंगे तो आपका फैट अपने आप यूज होना शुरू होगा। तब आपका जो है वेट बर्न, जो फैट बर्निंग है वो शुरू होगा और आपका वजन भी घटेगा। अच्छा, अब आते हैं वापस अपन डायबिटीज पर। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस इस लेवल तक पहुंच गया कि अब वो इंसुलिन जो है वो कहना ही नहीं मानता, और जो जब ग्लूकोज उसके सामने आ रहा है तो वो उससे दूर हट रहा है, मतलब एक इंसुलिन का रेजिस्टेंस बिल्टअप हो गया है। तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। क्या सिम्टम्स दिखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपका वजन कम होने लगता है। वजन क्यों कम होने लगता है? क्योंकि आप जब कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहां जाएगा, वो यूरिन में निकलेगा, तो आपको बार बार यूरिनेशन होगा, तो ये एक सिम्टम होगा। ठीक है, आपको शायद रात में स्पेशली सोने के समय आपको शायद
4 या 5 या 6 बार भी वॉशरूम जाना पड़े यूरिन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम आपको दिखेंगे। उसके बाद आपका वजन कम होगा। वजन क्यों कम होगा? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, जब शुगर जो है वो उससे आपको एनर्जी मिल ही नहीं रही है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है। तो आपका बॉडी एनर्जी कहां से लेगा? वो लेगा फैट से, जिसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल वेट लॉस, जो कि बहुत ही अनहेल्दी प्रकार का वेट लॉस है। हेल्दी प्रकार का वेट लॉस कौन सा है? वही जो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपसे कहा था कि जब आपका फैट बर्न होगा रात से सुबह के या दोपहर तक, वो एक आपका हेल्दी फैट लॉस है, ना कि ये पैथोलॉजिकल फैट लॉस। ठीक है, तो ये जो है पैथोलॉजिकल फैट लॉस, ये अनहेल्दी टाइप का फैट लॉस है। इसीलिए जो लोग डायबिटीज में, कई बार लोग पतले भी हो जाते हैं। ठीक है, अब जब उनको डायबिटीज मान लो आपको हो गया है, आप जाएंगे डॉक्टर पे, आपको भी पता नहीं है कि आपको डायबिटीज हुआ है, अभी आप सिर्फ सिम्टम्स लेके जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे कि हाँ भाई आप जो है टेस्टिंग कराओ। टेस्टिंग क्या क्या कराओ? HbA1c कराओ, फास्टिंग शुगर कराओ और PP शुगर कराओ, और साथ में आप ये फास्टिंग इंसुलिन भी कराओ। ठीक है, या सी पेप्टाइड कराओ। सी पेप्टाइड तो नहीं बोलते हैं, हाँ, पर ये मोस्टली 4 बोलते हैं: फास्टिंग शुगर, PP शुगर, HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन। ये 4 आपको टेस्ट बोलते हैं। और आप जब ये करवाते हैं और ये जब आप रिपोर्ट लाते हैं तो मालूम पड़ता है कि भाई आपका जो फास्टिंग शुगर है वही 200 है, और आप घबरा जाते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। भाई क्यों नहीं होगा? आप बचपन से ही हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज और आप ये समझिए, पहले के समय, आज से 10-15 साल पहले, हम ये सुनते थे कि डायबिटीज जो है वो मोस्टली 50-55 या कम से कम 45 या 40 साल तक की उम्र तक होता है। आज के समय हम सुनते हैं 27 साल, 30 साल, 35 साल, और सबसे यंगेस्ट पेशेंट टाइप 2, नॉट टाइप 1 डायबिटीज, सबसे यंगेस्ट पेशेंट हमारे यहाँ पर जो टाइप 2 डायबिटीज का था वो है सिर्फ 12 साल का। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 नहीं, टाइप 2। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई जो टाइप 1 होगा ये, पर ऐसा नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो सिर्फ 12 साल के बच्चे को हुआ है, और वो जो था वो ऑब्वियसली काफी ओबीस था बच्चा जो है वो 12 साल का। तो ऐसे हमारे पास केसेस आए हैं। तो देखिए कैसा है, ये क्यों हो रहा है, आप ये समझिए काफी यंग एज में क्यों हो रहा है ये चीज। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि 1990s में एक चीज हुआ हमारे देश में, वो है लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन जब हुआ हमारे देश में तो बाहर के सारी कंपनीज आने लगी, इवन लोकल बिजनेसमैन और लोकल एंटरप्रेन्योर्स बढ़े और अपना फूड इंडस्ट्री उन्होंने सेटअप किया। जब फूड इंडस्ट्री सेटअप किया तो जो लोग 1990s में पैदा हुए हैं, ठीक है, उनको बचपन से ही ऐसे फूड का एक्सपोजर मिला जिसमें हाई शुगर है। तो क्या हुआ, एज अ रिजल्ट 25-30 साल आते आते उनको डायबिटीज होने लगा। लेकिन वही जो लोग 1960s में, 1970s में पैदा हुए हैं, और उस जमाने में ज्यादा कन्वीनियंस फूड नहीं हुआ करता था, हम मोस्टली घर के खाने में पे डिपेंडेंट थे। और पहले तो ऐसा भी था कि भाई अनाज कई बार नहीं मिल पाता था, हमको अमेरिका से भी इंपोर्ट करना पड़ता था, उसमें भी वो हमको काफी लो घटिया क्वालिटी का हमको अनाज देते थे। तो ऐसे में कई बार ये भी होता था लोगों को खाना नसीब ही नहीं हो पाता। तो उस दिन वो किस पे जीते थे? अपने फैट पे जीते थे। तो ओबेसिटी का कोई नामो निशानी नहीं था। अब क्या हो गया है, फूड कन्वीनियंस फूड इतना ज्यादा बढ़ गया और फूड का इतना अबंडेंस हो गया है कि हम बार बार खा रहे हैं। और देखिए जो लोग 1970s, 1980s, 1960s में बॉर्न हुए हैं, जब वो 1990s में आए, जब उनको इस तरह के फूड का एक्सपोजर मिला, तब वो ऑलरेडी 35 साल या 30 साल के थे या 40 साल के थे। जब उनको इस तरह के फूड का एक्सपोजर मिला, तब वो शायद 50, 55, 60 साल की उम्र आते आते उनको डायबिटीज आ गई। ठीक है, तो इसीलिए जो मोस्टली आजकल जो केसेस दिख रहे हैं यंग एज में, जो डायबिटीज है वो काफी जल्दी हमको दिख रही है, क्योंकि जो एक्सपोजर है इस तरह के कन्वीनियंस फूड का उनको बचपन से ही हो गया है। और पहले के टाइम में इसीलिए काफी लेट होती थी डायबिटीज, क्योंकि पहले जब जो लोग 90 से पहले बॉर्न हुए, 1990 से पहले बॉर्न हुए हैं, उनको बचपन से कन्वीनियंस फूड का ज्यादा एक्सपोजर था ही। ठीक है, तो ये एक बड़ा रीजन है कि हमारा जो फूड है, फूड का जो हैबिट्स है हमारे, वो चेंज हुआ और कन्वीनियंस फूड हमको मिला है। तो आई होप आपको समझा हो कि डायबिटीज एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो डायबिटिक कैसे बन जाता है। आई होप आपको समझा हो कि किधर हमारी आदतें खराब हुई है, और आज भी जो है वो आदतें कहीं ना कहीं है हमारे अंदर, और इस वजह से हम डायबिटिक हैं। अच्छा, अब इस बात पर आते हैं कि अब आप डायबिटिक तो हो गए, अब जब आप डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर आपका रिपोर्ट देखते हैं,
तो फिर उसके बाद फिर वो आपको क्या फर्दर क्या प्रोसेस होता है, तो आपको वो दवाइयां देते हैं। दवाइयों में जैसे शुरुआत में आता है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, देखिए मेटफॉर्मिन जो है, मेटफॉर्मिन के प्रेजेंस में जो सेल का रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है वो सेंसिटिव होने लगता है, ठीक है। तो जो इंसुलिन, जो मेटफॉर्मिन है वो एक मतलब एक जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना घर में, वो बोलते हैं नहीं ये करो, ये चीज करो, ठीक है, तो वो आप फिर आपको मानना पड़ता है। तो उसी तरह से मेटफॉर्मिन का काम होता है कि भाई वो इंसुलिन, उसके प्रेजेंस में सेल भी घबरा कर रहता है कि भाई ये मेटफॉर्मिन है, इसको ये जो शक्कर है इसको अंदर लेना ही पड़ेगा इसके प्रेजेंस में, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन के प्रेजेंस में जो शक्कर है वो आपका जो इंसुलिन है वो अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर क्या होता है आपका जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। आपको लगता है अरे वाह क्या डॉक्टर है, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, एकदम टॉप क्लास डॉक्टर है, इतनी अच्छी दवाई दी है, तो आपको आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। फिर क्या होता है 1.5 साल 2 साल बाद जो आपका डोज है ना मेटफॉर्मिन का, इतने ही डोज में काम नहीं चलता। मेटफॉर्मिन सेल बोलता है बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, मुझे इतना चलेगा नहीं, ठीक है, ये सब चलेगा नहीं, मैं और नहीं लूंगा शुगर को, तो नहीं लूंगा। फिर क्या होता है जब वापस आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, आप वापस जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपका डोज है वो बढ़ाना पड़ेगा मेटफॉर्मिन का, मेटफॉर्मिन का डोज बढ़ जाता है, फिर वापस से जो सेल है वो भीगी बिल्ली बन के बैठ जाता है, और फिर वो जो है शुगर को वापस से अंदर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो वापस से आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगता है। फिर कुछ समय के बाद वापस से यही डोज पे काम नहीं चल पाता, सेल के वापस से अपने टेंट्रम्स चालू हो जाते हैं, और इंसुलिन कहता है वापस कि मैं नहीं लूंगा ये शुगर को, अब आपका शुगर वापस बढ़ जाता है, अब वापस डॉक्टर पे जाते हैं, फिर वापस से आपका डोज बढ़ता है। तो इसी तरह से करते करते आपके दवाइयों के डोज बढ़ जाते हैं, और फिर कुछ समय के बाद मेटफॉर्मिन जब काम करता नहीं, तो आपको ऐसी दवाइयां दे दी जाती है जहां पर आपके जो इंसुलिन है, जो पैनक्रियाज है, उससे इंसुलिन का प्रोडक्शन जबरदस्ती करवाया जाता है। इससे ये होता है कि जो आपके बीटा सेल्स है वो खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, और फिर कुछ समय के बाद जो नेचुरल इंसुलिन बनना चाहिए शरीर में वो भी नहीं बनता, और फिर आपको इंसुलिन के इंजेक्शन तक आना पड़ता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, एक जैसे आई होप आपको समझाओ कि डायबिटिक नॉन डायबिटिक का डायबिटीज में कैसे कन्वर्जन होता है, और कैसे वो मतलब डायबिटिक होता है, और क्या क्या सफर होता है। अच्छा, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवाइयां चल रही हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है, जब आप डायबिटीज हुए और आप इंसुलिन तक पहुंचे हैं, तो ये लगभग 15-20 साल का पूरा प्रोसेस है। ये पूरे 15-20 साल में आपको सिर्फ डायबिटीज समस्या नहीं होगी, आपको शुरुआत में जो है डायबिटीज से पहले कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, ओबेसिटी का, मोटापा, साथ में फैटी लिवर आएगा, ठीक है। तो फैटी लिवर मतलब अगर आप अपने नीचे देख रहे हैं और आपके पैर नहीं दिख रहे हैं, आपको सिर्फ आपका पेट बीच में आ रहा है, मतलब आपको फैटी लिवर की समस्या है, ठीक है। इसके बाद क्या, जैसे कि कांख में या फिर गर्दन में मस्से वगैरह फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। आपके चेहरे में कई बार आपने देखा होगा जो धब्बे कई बार पड़ जाते हैं, ठीक है, जो आपके स्किन कलर से एकदम अलग है, ठीक है, तो वो आपको धब्बे वगैरह पड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सेंथोसिस निग्रिकन्स। फिर जो है आपको आता है डायबिटीज, या फिर उससे पहले भी जैसे कई बार जो ओबीज लोग हैं उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है मेल्स में, फीमेल्स में पीसीओडी की समस्या होती है, तो जब वो गायनेकोलॉजिस्ट पे जाते हैं उनको हार्मोनल पिल्स तो देते हैं वो, पर गायनेकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि अपना वेट लॉस करो। हालांकि ये नहीं पता गायनेकोलॉजिस्ट को कि वेट लॉस करना कैसे, क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट नहीं है, वो डाइटिशियन का सब्जेक्ट है, ठीक है। पर वो कहते हैं कि अपना वेट लॉस करो। अल्टीमेटली वो गायनेकोलॉजिस्ट यही कह रहे हैं कि अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करो, अपने इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है उसको सेंसिटिव बनाओ, ठीक है। तो ये वो कहते हैं। और उसके बाद फिर आता है कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज के बाद क्या आएगा, हार्ट डिजीज आएगा, क्योंकि शुगर जो है वो आपके आर्टरी के इनर वॉल को डैमेज करेगा, और जब वो डैमेज करेगा तो कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम की परत जमेगी, तो वहां पर जो है ब्लड के फ्लो का जो स्पेस है वो कम बचेगा, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो पहले बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके हार्ट को ज्यादा जोर से पंप करना पड़ेगा ब्लड को सब जगह तक पहुंचाने के लिए। तो ब्लड प्रेशर पहले आएगा, आपके ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए होंगे। फिर जब पूरा कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक कर देगा आपकी आर्टरी को, तो क्या होगा, हार्ट डिजीज आएगा, हार्ट अटैक आएगा। ये चीज जो हार्ट में हुआ तो ब्रेन में होगा, तो ये ब्रेन स्ट्रोक होएगा, तो पैरालिसिस वगैरह की समस्या आएगी। ये चीज जो ब्रेन में हुई है वो किडनी में होगी, तो नेफ्रोपैथी। तो सीकेडी के जो ज्यादातर केसेस हैं डायलिसिस के वो डायबिटिक होते हैं। उसके बाद जो
जैसे फिर आंखों से धुंधलापन जो है ये समस्या आएगी आपको। तो जैसे मतलब आंखों से धुंधलापन मतलब क्या, रेटिना के जो पीछे जो नर्व्स है वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हुए हैं। फिर हाथ पैर में जलन चुभन होगी, ऐसा लगेगा कि चींटियां दौड़ रही हैं या नंबनेस है। और जब बहुत ज्यादा ये लेटर स्टेज में, काफी एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगा न्यूरोपैथी की समस्या, तो आपको क्या होगा, कई बार इम्बैलेंस की समस्या भी आएगी, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम। उसके बाद फिर जो है पैरों में जो है डायबिटिक फुट की समस्या, तो इन्फेक्शन वगैरह होना, फिर कई बार एम्पुटेशन करना पड़ता है। ठीक है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो सकता है और ये कई बार कैंसर तक भी जाता है। तो ऐसे आपको जो है कॉम्प्लिकेशन, ये लगभग 20 से 21 कॉम्प्लिकेशन है जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से आता है। ठीक है, आई होप आपको समझा हो ये चीज। अब हम आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। काफी लंबा हमने आज आपको समझा दिया, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा। आप सब बने रहे, आप सबके जो क्वेश्चन आंसर्स जो आए हैं वो भी हम लेंगे। पहला क्वेश्चन है अनवर पाशा जी का। अनवर पाशा 1270, मेरा ब्लड शुगर है 400, बीपी है 170, व्हाट कैन बी डू। तो देखिए ऐसा है, सिंपल है, आप अपने डाइट को सही करें, फॉलो कीजिए। 400 आपका जो ब्लड शुगर आ रहा है वो ज्यादा है, बीपी भी ज्यादा है। जब आप, जैसे मैंने आपको बताया ना, कॉम्प्लिकेशन होता है बीपी का, तो जब आपका ब्लड शुगर बढ़ता है तो बीपी वगैरह की और भी जो समस्या है वो आती ही है। आपको और भी अगर समस्या होंगी तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, तो आप इसको डाइट को फॉलो करें और जो है इसको गाइडेड तरीके से मेडिकल सुपरविजन में करें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मेडिकल सुपरविजन में करें और खुद से इसको करने ना जाए। ठीक है, तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, जो मैं कह रहा हूं कि मेडिकल सुपरविजन में करें, तो ये आप जो है हमारा जो प्रोग्राम है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। चाहे आप डायबिटीज हॉलिडे प्रोग्राम पर ज्वाइन करें या फिर आप एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या तो मेरे साथ या तो डॉक्टर अग्रवाल के साथ, हम में से किसी के भी साथ आप जो है कंसल्टेशन ही बुक कर सकते हैं। उसके बाद रेजर फेस शॉर्ट्स कह रहे हैं, doctor, your videos really help me to educate about diet, about everything. Lots of people confuse things about GL, GI, GL, but you are very clear about your thoughts. My HbA1c was 6.4, close to diabetic. After educated about diet in 2 months, my HbA1c came to 5.8. Now this is my 3rd month running. Thanks a lot for your videos. I haven't joined your program, but I will. But with the help of your video, my sugar has come down. Now I'm surely joining a program for fully reversing my glucose to normal levels. देखिए आपने ये किया, अच्छी बात है, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और लेकिन इस चीज को आप ध्यान में रखें कि कई बार लोग है ना, अभी आगे एक और क्वेश्चन है जहां पर उन्होंने कहा है कि मेरा वजन कम हो गया, मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया पर वजन कम हो गया, अब मैं क्या करूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप मेडिकल सुपरविजन में करें। जैसे उन्होंने कहा है कि आपके प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, पर वैसे ये जो वीडियोस जो आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो ये आपको इसलिए दिए गए हैं कि आप 3-4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता इसको फॉलो करें। उसके बाद आप मेडिकल सुपरविजन में ही इसको करें। इसको ऐसा नहीं करें कि 3 महीना, 6 महीना, 1-1 साल आप सिर्फ उसी वीडियो के बेसिस पे। क्योंकि देखिए क्या होता है, ये जो वीडियोस है स्टैंडर्ड वीडियोस है, कुछ लोग के अलग अलग प्रॉब्लम्स है। किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, किसी का कोलेस्ट्रॉल है, किसी का ये जो किडनी में जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ा हुआ है, कि कोई किसी का वजन कम है, किसी का वजन बहुत ज्यादा है। तो सबके लिए अपना अलग अलग डाइट चार्ट है। देखिए कार्बोहाइड्रेट आपको कम लेना है, लेकिन प्रोटीन और फैट किस हिसाब से लेना है वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो हमको देखना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसको मेडिकल सुपरविजन में करें। उसके बाद जो है अनीशा हैदर मुगल 2640, सर शुगर को रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना चाहिए प्लीज। मेरी शुगर फास्टिंग 180 228 आती थी, लेकिन अभी रिवर्स कर रहा हूं, बहुत कम हुई है पहले तो खाने के बाद 300 से पहले से, और पहले खाने के बाद 300 से 400 होती थी। देखिए अभी आपकी कम हुई है, लेकिन इसको एक गाइडेड तरीके से कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो मैं बार बार तो इसे नहीं कहूंगा, लेकिन आप इसको गाइडेड तरीके से कीजिए। जब आपको ये दिख रहा है कि आपको रिजल्ट्स आ रहा है, अब आप इसको सही तरीके से कीजिएगा, सही इन टोटो प्रॉपर इसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रहमान JCP5I, कौन कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। ये हमारे उस वीडियो पे था कि नॉर्मल ब्लड शुगर और HbA1c कितना होना चाहिए। तो देखिए आपको अगर टेस्ट करवाना है फास्टिंग शुगर, PP शुगर, HbA1c, फास्टिंग इंसुलिन, और एक और करवा लीजिए C पेप्टाइड। ठीक है, आप ये टेस्ट करवाएंगे,
आपको प्रॉपर एक क्लियर पिक्चर आएगा कि आपका डायबिटीज रिवर्स भी हो सकता है या नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवीण मुदालियार 792, भूखे ही रहना पड़ेगा, इन सभी यूट्यूब वाले डॉक्टर्स का सुने तो पानी ही पीना चाहिए ऐसा लगता है। देखिए ऐसा नहीं है, आपने शायद हमारा वीडियो, ये जो है वीडियो आया है यह रोटी डायबिटीज में बेस्ट, तो हमने रोटी के बारे में इसमें डिस्कशन किया है, तो ऐसा नहीं है। देखिए हम आपको ये सिखाते हैं कि आपको आपके डाइट में मॉडिफिकेशंस कैसे करने हैं, ठीक है। तो मॉडिफिकेशंस आपको सिखाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल रोटी में 4 चम्मच शक्कर होती है एक रोटी में, उसको 2 पे कैसे लाना है बिना टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज किए। उसके बाद उसको सीधा 1 ग्राम पे कैसे ले जाना है बिना, मतलब उसमें तो ऑब्वियसली थोड़ा आटा अलग लगेगा पर आपका टेस्ट भी अच्छा होगा। तो हम आपको मॉडिफिकेशन सिखाते हैं, राइस को किस तरह से मॉडिफाई करना है, ठीक है, या फिर सब्जियों को किस तरह से मॉडिफाई करना है, पिक एंड चूज आपको सिखाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पानी ही लेना है, वो तो अनसस्टेनेबल है। तो हमने इसमें इंश्योर किया हमारे प्रोग्राम में कि आप अपने इंडियन डाइट को फॉलो करते हुए आपके आसपास जो सब्जियां, जो फल वगैरह सब जो भी कुछ मिलता है सब आपके आसपास मिले, और कैसे आप अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम करें, इस चीज का हमने आपको इसमें ट्रेनिंग दिया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष मिश्रा 9148, डायबिटीज में वेट कैसे इंक्रीज करें प्लीज बताएं। देखिए आप हेल्दी फैट्स लीजिए, ओमेगा 3 फैट्स लीजिए, ठीक है। तो ओमेगा 3 फैट्स में जैसे फिश हो गया या फिर मीट प्रोडक्ट्स हो गए, एग्स हो गए, ठीक है, ये सब आप ले सकते हैं, नट्स हो गया, ठीक है, तो ये सब आप ले सकते हैं। लेकिन अब इसको कितने क्वांटिटी में लेना है ये आपको प्रॉपर डाइटिशियन से ही बात करनी पड़ेगी, या तो आप हमारे से बात कर सकते हैं, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये आप इसमें देखें, क्योंकि कैसा होता है कि हमको ये भी देखना होता है कि ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल वो सब नॉर्मल हो, प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग हो, तो वो सब भी देखना पड़ता है, तो वो बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दीपक कुमार II8PU, सर मेरा फास्टिंग 106 है, पीपी 203 है, HbA1c 6.7 है, लेकिन मेरा अब फास्टिंग 104, पीपी 117 है आफ्टर 1 मंथ, प्लीज सजेस्ट मी। गुड, आपका बहुत अच्छा कंट्रोल में भी आया है, इसको और कंट्रोल में लाने की जरूरत है। अभी 1 ही महीना हुआ है हालांकि, तो ये धीरे धीरे जब इंसुलिन रेजिस्टेंस नॉर्मल आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा। फास्टिंग आपका 80 से 100 के बीच आना चाहिए, पीपी आपका सही आ रहा है तो भी ठीक है, 105 110 हो तो ज्यादा अच्छा है, पर इसको गाइडेड तरीके से करें, मैं बस इतना कहूंगा। उसके बाद जो है संतोष निताश, My HbA1c is 5.7, क्या रिजल्ट है? 5.7 है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जो है आप ये मेरे को देखना, मतलब ये चीज देखने जैसा होगा कि भाई आप ये दवाई से ले रहे हैं 5.7 की, कोई मतलब बिना कोई दवाई के सिर्फ डाइट के बेसिस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर PP9UW1CZ1F, सर मेरा HbA1c अभी 5.3 है, लेकिन अगर मैं राइस लेता हूं तो मेरा शुगर स्पाइक कर जाता है 190 तक, सर ये कैसे होता है? HbA1c 5.3 है, इतना स्पाइक नहीं करना चाहिए, प्लीज फर्दर गाइड में। देखिए जैसे मैंने कहा कि चावल में क्योंकि कार्ब ज्यादा है तो 190 तक जाएगा, हालांकि आपका जो HbA1c वो 5.3 है तो वो 3 महीने का एवरेज बताता है। देखिए HbA1c का मतलब क्या है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें जैसे इन्होंने कहा है कि चावल से शुगर स्पाइक होती है, तो वो सही बात है, शुगर स्पाइक होगी ही, क्योंकि चावल में स्टार्च ज्यादा पाया जाता है तो डेफिनेटली शुगर स्पाइक होगी। अब आपकी जो HbA1c वो है 5.3, तो 5.3 देखिए HbA1c आपका 3 महीने का एवरेज बताता है, ठीक है। आपका ओवरऑल ब्लड शुगर कम होगा, पर जब आप जब चावल लेते हैं तो उससे आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, 192 तक चला जाता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है। पर आपका जो HbA1c है वो क्या बताता है, देखिए आपका जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन है, ठीक है, आरबीसी है। जब आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होता है ना, तो ये जो आरबीसी है उसमें कुछ ग्लाइकेशन होता है, मतलब शक्कर जो है वो चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है आरबीसी के साथ। तो आपका मान लीजिए अगर आपका 100 आरबीसी है, अगर मतलब 100 सेल्स हैं आरबीसी के, अगर उसमें 10 में से मतलब 100 में से 10 में ग्लाइकेशन है तो उसे कहेंगे कि आपका 10 HbA1c है, ठीक है। आपका 5.3 तो ये नॉर्मल है, 5.7 के नीचे है, पर ये दवाइयों से आया है कि कैसे आया है, कोई इन्फ्लुएंस में है, अगर वो इन्फ्लुएंस में है तो फिर आपका अगर आप दवाई छोड़ देंगे तो वो 5.7 के ऊपर बढ़ जाएगा। पर अगर ये बिना कोई दवाई के सिर्फ डाइट के बेसिस पे तो प्रॉपर है, चावल आप ले रहे हैं, चावल को जो है या तो आप इसको क्वांटिटी कम कर दें, या तो आप जो है दाल में आप चावल के 2-3 चम्मच डाल दें, बस उतना आप ले ले चावल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो एक टेक्निक है, मैंने आपको बताया है।
तो आप या तो वो कर लें, या तो आप चावल बंद भी कर सकते हैं, पर चावल की क्रेविंग होती ही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आप सिंपली जैसे शीराताकी राइस या फिर कॉलीफ्लावर राइस आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई आप ऐसा कर सकते हैं। शीराताकी राइस में 100 ग्राम में सिर्फ 1 ग्राम शक्कर है, हमारा आता भी है, डॉक्टर एरेंस का आता है, तो वो आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सरिता प्रभु 5713, आई एम डायबिटिक फॉर लास्ट 20 years. Now can I try for reversal? I'm fed up with medications. Yes, definitely. अगर देखो कैसा है, अब आपको 20 साल हो गए हैं, तो एक तो आप ये टेस्ट करवाइए सी पेप्टाइड, ठीक है। सी पेप्टाइड आप टेस्ट करवाएंगे तो आपको ये समझेगा कि भाई आपका जो अब डायबिटीज है वो किस लेवल तक पहुंच गया है, नेचुरल इंसुलिन कितना बन रहा है आपके शरीर में। अगर बन रहा है तो आप डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं अभी भी, या एटलीस्ट रेमिशन तक तो आप जा ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास दिनेश Parupali 5139. Dr. G, is diabetes can be reversible? Yes, definitely diabetes is reversible if it is type 2 diabetes. Type 1 diabetes is not reversible क्योंकि type 1 diabetes में इंसुलिन बनता ही नहीं। तो रिवर्सल के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि बॉडी में नेचुरल इंसुलिन आपका बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चंद्रजीत सिंह VU9IY, मुझे न्यूरोपैथी है पैरों में, इसके लिए क्या करना होगा? आप देखिए, आपको न्यूरोपैथी है, आपको डायबिटीज की वजह से न्यूरोपैथी है या कोई नॉन डायबिटिक रीजन है? क्योंकि देखो न्यूरोपैथी जो है अलग अलग चीजों से होती है, अल्कोहल के कंजम्पशन से भी हो सकती है न्यूरोपैथी, फिर उसके बाद कभी कैंसर में जो कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट होती है उससे भी हो सकती है न्यूरोपैथी। तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो अभी अगर आपको डायबिटीज की वजह से, तो जो उसका रूट कॉज डायबिटीज है उसको आपको सही करना होगा, उसको आपको रेमिशन रिवर्सल स्टेज पे डालना होगा, तब वो आपका जो जलन चुभन की समस्या है वो ठीक होगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। यूजर GRBN7TT30, आपका फोन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ऐसा तो नहीं है, हमारा फोन हम लोग जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं उसके अलावा इट इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है आपने फोन किया हो, हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनको वो डाइवर्ट होगा और तब तक शायद आपने मतलब आपको ऐसा रिंगिंग आ रहा हो, तो पर आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा, तो आपको वापस से कॉल बैक उसमें आता ही है, तो आपको कॉल बैक डेफिनेटली आया होगा जब आपने फोन किया होगा। तो और हो सकता है आपने जो दूसरे नंबर पे आपको जो कॉल आया होगा वो आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया या फिर उसको आपने उठाया नहीं होगा, वो पॉसिबिलिटी है। पर हम लोग जो है वो काफी हमारे जो पूरी टीम है वो एक्टिव रहती है, तो आप अगर कॉल करेंगे या फिर आप इधर भी अपना नंबर डाल सकते थे, या मतलब जैसे प्राइवेसी इश्यूज भी होती है तो ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप वापस से भी कॉल कर सकते हैं, आपको वापस से कॉल बैक आएगा। थैंक यू। आज के लिए हमारा जो सेशन है वो यहीं तक ही रहेगा, और नेक्स्ट टाइम अब मिलते हैं हम अगले हफ्ते नेक्स्ट जो हमारा 6th एपिसोड है उसके साथ। तब तक आप अपने इस वीडियो में को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस डालिए ताकि उसको हम आंसर कर सकें। अगर आपको कहीं लगता है हमारे थॉट प्रोसेस में कहीं कुछ कमी है उसके बारे में भी डालिए, तो हम उसको एक बार उसको गो थ्रू भी करेंगे। अगर हमको ऐसा लगता है कि आप सही हैं तो हम हमको उसको इनकल्केट करेंगे, हमको ऐसा लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं आपका कुछ कंसेप्ट में कुछ समझने में दिक्कत है तो हम उसको भी आंसर करेंगे किधर किधर मिस्टेक हो रहा है, तो वो भी अपन करेंगे। तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने जो भी डायबिटीज पेशेंट या फिर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल से भी आप उनसे शेयर करें। इवन आपके जो बच्चे हैं घरों में उनके डाइट को अभी से ही सही करें ताकि जब वो 25-30 साल के हो जाए तो उनको डायबिटीज ना फेस करना पड़े, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।